ऑल राइट जी। सो आज का जो लेक्चर है इट्स अबाउट बी ट्रीज और द मेन मोटिवेशन बिहाइंड दीज डेटा स्ट्रक्चर्स है इसके अभी तक के जितने भी हमने डेटा स्ट्रक्चर करे थे वो पढ़े थे रैम मॉडल पे। ओके, रैम मॉडल का मतलब क्या था कि हमारा तमाम का तमाम डेटा स्ट्रक्चर है वो किस में फिट हो जाता है, रैम में फिट हो जाता है। ठीक है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में आपका जो डेटा होता है वो इतना बड़ा होता है। ठीक है, इमेजिन करें 1 टेराबाइट का अगर डेटा है, 1 टेराबाइट की आपकी रैम नहीं होती। ठीक है, तो वो रैम में फिट नहीं हो सकती। ठीक है, और इसका मतलब है हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ, या हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ या क्लाउड में पड़ा हुआ। ठीक है, तो लेट्स एज एन एग्जांपल टेक हार्ड डिस्क। और हार्ड डिस्क को अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली की पूरी फिजिकल मूवमेंट हो रही होती है। फिजिकल मूवमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे इसके एक स्पिंडल है, स्पिंडल जो है वो रोटेट करता है और उसकी रोटेशन से डिसाइड होता है कि रोटेशन जो है वो डिसाइड करती है कि कितनी जल्दी डेटा रीड होना है। ओके, और फिर जो हेड है वो डिसाइड करता है कि मैंने इस पूरी डिस्क में से किस जगह था डेटा जो है वो वहां से उठाना था। बात समझ? और इस पे एक्चुअल फिजिकल मूवमेंट हो रही होती है। आई डोंट नो आपने कितने लोगों ने कभी कट पेस्ट किया। कट पेस्ट बड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन अगर आप कॉपी पेस्ट करें तो वो बड़ा देर लेता है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है उसको यहां से उठा कर यहां पर रखना पड़ता है। तो एक्चुअली एक डेटा रीडर यहां से उठा रहा होता है, यहां पर रख रहा होता है, यहां उठा रहा होता है, यहां पर। तो एक्चुअली ये यूं ही मूवमेंट हो रही होती है, तो वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है। ठीक है, तो ये इवन जो हेड है इसकी मूवमेंट जो है वो बहुत कॉस्टली होती है। दिस इन्वॉल्व फिजिकल मूवमेंट। ओके, तो ये काफी ज्यादा इसमें मसले होते हैं। ठीक है, जो आपकी हार्ड डिस्क होती है वो इंतहाई स्लो है, लेकिन आपकी रैम होती है जो आपकी कैशे होती है वो बहुत फास्ट होती है। क्यों फास्ट होती है? बिकॉज वो स्टैटिक ड्राइव आपकी है जो रैम होती है, उसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका जो डेटा होता है, आपको जो भी डेटा चाहिए आप बैक एंड पे उसका एड्रेस देते हैं, और जो एड्रेस देते हैं राइट साइड पे उसी जगह से वो फौरन आउटपुट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक पूरा का पूरा, आई डोंट नो आपने रैम बना ली है ये डीएलडी में या नहीं बनाई, अभी नहीं बनाई, आप जाके बनाएंगे, आप देखेंगे बट जो रैम होती है उसमें बेसिकली पीछे हम एक सर्किट जो एड्रेस रखते हैं वो एड्रेस के कोरिस्पॉन्डिंग वो बिट्स ऑन होती है और वो वाला डेटा आगे पास होना जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली वो जो डेटा हमारा रीड होता है वो तकरीबन वेलोसिटी ऑफ लाइट की रफ्तार से होता है। ठीक है, लेकिन जो हार्ड डिस्क से डेटा रीड है उसमें पूरी फिजिकल मूवमेंट इन्वॉल्व है। तो पहले कैलकुलेट होना है कि यार यहाँ से डेटा, वो पहले वो फिगर आउट करता है चाहिए डेटा यहाँ पड़ा हुआ है, वहां जाता है, वहां से डेटा उठा के लाता है एंड सो ऑन सो फॉर्थ। ठीक है, तो इसके अंदर पूरी साइंस होती है कैसे डेटा स्टोर हो। पहला यानी इवन उनके मल्टीपल प्लेट्स होती हैं तो वो बड़े तरीके से सेव करता है कि यहाँ पर एक डेटा इस प्लेट पे, तो अगला जो डेटा वो तकरीबन यहाँ पड़ा, अगला डेटा यहाँ पड़ा, फिर वो इसी तरह से डेटा, ताकि वो रीड करना जो है वो आसान हो। ठीक है, तो व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड कमिंग अप विद बी ट्रीज, कि हमारे पास अगर डेटा बहुत बड़ा हो तो कैसे हम नंबर ऑफ आयोस को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जो बी ट्री है वो किस तरह का दिखेगा, ये कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, ये आपके सामने कुछ, अच्छा मैं अगर आपको जेनेरिक स्ट्रक्चर बता दूं तो ये कोई जेनेरिक स्ट्रक्चर टाइप चीज है। ठीक है, बाय द वे व्हाट इज दिस ट्री, ये ट्री आपको बाइनरी ट्री है? ऑफ कोर्स ये बाइनरी ट्री नहीं है। क्यों बाइनरी ट्री नहीं है? क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल इस नोड को देखें तो इसकी जो ब्रांच है वो कितनी निकल रही है, इसमें पहली बात है कि एक नोड नहीं है, मल्टीपल नोड्स हैं। ओके, और मल्टीपल डेटा पड़े हुए हैं, और जो ब्रांचेस हैं वो कितनी है, वो 3 निकल रही है। ओके, सो द जनरल स्ट्रक्चर इज कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल के वैल्यूज होती है, ठीक है, और ब्रांचेस कितनी होती है, k+1 ब्रांचेस होती है। डज इट मेक सेंस? ठीक है, और इसका जो डेटा होता है वो किस तरह का होता है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ith लोकेशन पे v पड़ा हुआ है तो ये वाली तमाम वैल्यूज जो होंगी वो इससे छोटी होंगी, और ये वाली तमाम वैल्यूज जो होंगी वो इससे बड़ी होंगी। ठीक है, और कुछ और भी होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, डेटा पड़ा हुआ है, ये v1 है और ये v2 है, 2 वैल्यूज फॉर एग्जांपल इसके अंदर पड़ी हुई है, तो मैं कहूंगा तो इसकी कितनी ब्रांचेस होंगी, वो 2 डेटा है तो 3 ब्रांचेस होंगी, और यहाँ पे T1 होगा, यहाँ पे T2 होगा, यहाँ पे T3 होगा। ठीक है, और जिसमें ऑर्डर होता है वो क्या होता है कि जो T1 होता है वो सबसे स्मॉलर होता है, V1 उससे बड़ा होता है, T2 उससे बड़ा होता है, फिर V2 होता है, फिर T3 होता है।
डज इट मेक सेंस? और जनरली अगर हम देखें तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि यहां पर k वैल्यूज हैं और k प्लस 1 ब्रांचेस हैं। डज इट मेक सेंस? और सबसे छोटा जो होगा वो T1 होगा, फिर V1 होगा, यानी सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर यहां पर यानी T2, फिर V2, और करते करते फिर स्टार्ट Tk आएगा, फिर Vk आएगा, और फिर Tk प्लस 1 आएगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है, तो ये एक ओवरऑल ऑर्डर पाया जाता है इस बी ट्री के अंदर। ओके, ऑल राइट। अब मैं आपको मजे की बात बता रहा था कि हमने क्या करना है कि इमेजिन करें। सो लेट्स ट्राई टू लुक एट द, अच्छा एक बात और थी, वो ये थी कि हम आमतौर पे जब हम बी ट्रीज को देख रहे होते हैं तो हार्ड डिस्क पे एक्सेसेस कुछ इस तरह के होते हैं कि एक्स क्या है, एक्स हमारे पास एक समझ लें कि एक इंफॉर्मेशन है जो कि आपने किसी तरह से सेव की हुई है कि ये वाली फाइल है जो मैंने ओपन की है, ठीक है। तो ये पॉइंटर टू दैट फाइल है, और जो डिस्क रीड है, डिस्क रीड क्या होता है कि हम कहते हैं ये वाली फाइल ओपन कर लो, और वो ये वाली फाइल पूरी की पूरी लोड कर ले आता है। और आमतौर पर जो हमारे यहाँ पर इस तरह के सिनेरियो के अंदर जो एक फाइल होती है वो कितनी बड़ी होती है, वो उतनी बड़ी होती है जितना आपके हार्ड डिस्क के ऊपर एक ब्लॉक का साइज होता है, ठीक है। तो जिसका मतलब है कि जो एक रीड की कॉस्ट है वो एक आयो कहलाती है। सो जो दिस ऑपरेशन विल बी कॉल्ड वन आयो। ओके, आयो मीन इनपुट एंड आउटपुट। तो एक्चुअली डिस्क राइट जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह का फंक्शन है। द ओनली डिफरेंस है कि ये हार्ड डिस्क पर राइट करने जा रहा है, वो हार्ड डिस्क से रीड करने जा रहा है, ठीक है। बोथ ऑफ देम आर कॉल्ड आयो एक्सेसेस। ओके, तो ये इस पूरे के पूरे कोड में आपको नजर आ रहा होगा, एक रीड का आया हुआ है और एक राइट का आया हुआ है। तो टोटल जो कॉस्ट होगी वो इस पूरे कोड की कितनी होगी, 2 आयो होगी, ठीक है। ऑलराइट, और एक बात बड़ी जरूरी है कि हम आमतौर पर जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम ये बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर हमने एक बात पढ़ी थी कि आमतौर पे हमारा जो प्रोग्राम होता है उसमें ये 2 चीजें इन्वॉल्व है। एक है सीपीयू टाइमिंग कि सीपीयू ने कितना टाइम लिया, और एक है कितना उसको हार्ड डिस्क की एक्सेस करने के लिए टाइम वेट करना पड़ा। दैट इज बेसिकली कॉल्ड लेटेंसी, ठीक है। और मजे की बात यह है कि जो ये सीपीयू टाइम है ये कुछ भी नहीं होता है एज कंपेयर टू आपके आयो टाइम के मुकाबले। सो अगर मैं ओ नोटेशन में बात करूं तो द टोटल कॉम्प्लेक्सिटी बिकम्स द टोटल टाइम इट टेक्स, आई मीन टोटल टाइम जितनी दफा इसने आयो कॉल्स की मल्टीप्लाई बाय एक आयो की कितनी कॉस्ट, ठीक है। तो ये हमारी ओवरऑल एक समरी हुई, ठीक है। अब हम एक और बड़ी मजेदार हमने इंफॉर्मेशन पढ़ी थी कि इमेजिन करें कि हमने बी ट्री बनाया है और इस बी ट्री में कितनी वैल्यूज हैं, 1000 वैल्यूज। ओके, तो ऑफ कोर्स 1001 इसकी ब्रांचेस होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर इसमें 1000 नहीं पड़ा हुआ इसके अंदर, इसमें 1000 कीज पड़ेंगे। मतलब देखिए इसको अगर मैं तस्वीर वाइज दिखाऊं तो ये एक्चुअली तस्वीर ये है, यहाँ पे पड़ा होगी कोई V1, V2 और आखिर में क्या पड़ी होगी, V1000 पड़ी होगी। ये बात समझ। और नीचे कितनी ब्रांचेस निकल रही है, नीचे कितनी ब्रांच निकल रही है, 1001 ब्रांचेस निकल रही है। ओके, तो मुझे ये बताया कि इस लेवल पे टोटल नंबर ऑफ कीज कितनी है, 1000। इस लेवल पे टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने, इमेजिन करें कि फुल ट्री है। हाँ जी, तो मुझे बताएं इस लेवल पे कितने नोड्स हैं, 1001 है, और हर एक में कितनी कीज पड़ी हुई है, 1000 पड़ी हुई है। ये बात समझ। तो टोटल एंट्रीज कितनी हुई, वही 1001,000। ओके, which is almost 1 MB, which is almost 1 million entries. ओके, और अगर मैं उससे अगले लेवल की बात करूं तो हर एक नोड से 1001 एंट्रीज और निकल रही। ओके, विच मींस टोटल नंबर ऑफ कीज जो इसमें होंगी वो होंगी इन अगले लेवल पे कितनी होंगी, होंगी 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1001 मल्टीप्लाइड बाय 1001। क्यों? क्योंकि पिछले लेवल में 1001 थे और हर एक से कितनी ब्रांचेस निकली है, 1001 निकली है, और हर नोड के ऊपर कितने एलिमेंट्स हैं, इतने एलिमेंट्स। एंड दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच, ये इतनी मैनी कीज जो कि बनती हैं तकरीबन 1 बिलियन एंट्रीज। ओके, और 1 बिलियन इज हाउ मच, इट्स ऑलमोस्ट 1 गीगाबाइट, गीगा कीज। ओके,
एंड द नाइस थिंग अबाउट दिस जस्ट वन पिक्चर इज कि अगर इमेजिन करें डेटा एक सॉर्टेड ऑर्डर में, जिस तरह से हमने अभी बाइनरी सर्च ट्री के लिए किया था, इस तरह यहाँ पे पड़ा हुआ था, तो कोई भी की सर्चिंग को कितने लेवल नीचे आना पड़ेगा। जो रूट होता है वो हमेशा रैम के अंदर होता है। ओके, तो इसका मतलब क्या, एक पहली की कॉस्ट तो आई नहीं, उसके बाद हमने कोई एक ब्रांच पे जाएंगे, है ना, सेकंड लेवल पे और अगले लेवल पे आएंगे, है ना। तो वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि मुझे जो डेटा मिले वो कहाँ मिले, वो थर्ड लेवल पे जाके मिले, है ना। तो पहले लेवल पे कॉस्ट है ही नहीं, जो रैम में पहले ही पड़ा हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ आयोज विल बी हाउ मेनी, ओनली 2। ओके, सो 1 गीगा कीज में से कोई की सर्च करनी है, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी है, वो एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ 2 आयोज है। एंड दैट इज ब्रिलियंट। ओके, एंड यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि अगर मेरे पास डेटा 1 टेराबाइट का होता तो एक्चुअली अगले लेवल पे 1 टेराबाइट कंप्लीट होता है, क्योंकि 1 GB एंट्रीज है, हर एक से बेसिकली मैं दोबारा आगे वैल्यूज निकलेंगी और वो जो वैल्यूज टोटल बनती है वो कितनी बनती है, तकरीबन 1 टेराबाइट बनती है। ये बात समझ आए? ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ 1 टेराबाइट के लिए मुझे कितने एक्सेस करने पड़ेंगे, वो सिर्फ 3 एक्सेस करने पड़ेंगे। जी, हमें ये पता होगा कि किस नोड के ऊपर नेक्स्ट अगर हमने जाना है तो डायरेक्ट एक्सेस वाला डायरेक्ट एक्सेस, ठीक है। वो कैसे होगा, वो एक आप खुद थोड़ा सोचना चाहिए, ठीक है। बैक एंड पे उसने वेक्टर रखे होंगे, वेक्टर ऑफ वैल्यूज होगी, वेक्टर ऑफ क्या होनी चाहिए, आईडीज होनी चाहिए, और आईडी क्या होगी। इस डेटा स्ट्रक्चर को मैंने अगर बनाना हो तो कैसे बनाऊं, मैप की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक्चुअली हमें आईडीज पढ़ी हुई है ना। तो हमें क्या होना चाहिए, तो हमारा जो नोड स्ट्रक्चर होगा वो किस तरह का होगा। एक तो हमारा होना चाहिए ऑफ कोर्स वेक्टर ऑफ क्या, लेट्स से कीज पढ़ी, इंटीजर्स पढ़े, तो वेक्टर ऑफ इंटीजर, और ये वेक्टर कितने साइज का होगा, जो कि हमें के एज ए पैरामीटर पास होगा, है ना। और एक हमारे पास और वेक्टर होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, ये भी हम लेट्स से इंटीजर ही रख लेते हैं। और ये क्या है, ये हमारे पास है ट्रीज, और इसका साइज कितना होगा, k+1 साइज होगा। ये बात समझ आई? ठीक है। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। बट अभी हम देखते हैं कि ये इट्स मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दिस, ठीक है। इतना आसान नहीं है। अभी इसके ऊपर हम बात करते हैं कि अभी तो मैंने अज्यूम किया हुआ है कि डेटा आपका क्या है, आपका जो बाइनरी ट्री है वो फुल ट्री है। फुल ना हो तो क्या होगा, और उसके लिए क्या करना पड़ता है, दैट्स समथिंग टू वॉच। ओके, चलिए जी, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। सो डेफिनेशन ऑफ ए बाइनरी ट्री ये हमने पढ़ ली है, और हमने ये भी देख लिया कि एक्चुअली इस तरह से चीजें हो रही होती है ना। जो की 1 होती है वो x डॉट कीज, ये जो k1 क्या चीज है, k1 इज जो ब्रांच मेरी है, कौन सी वाली ब्रांच, ठीक है। जो मेरी पहली वाली जो ब्रांच है वो वाली वैल्यू स्मॉलर होंगी किससे, जो x की 1 से छोटी होंगी, और फिर दोबारा k2 आएगा। व्हाट इज k2? k2 इज ऑल द वैल्यूज इन द सब ट्री, जो कि आपका यानी बेसिकली हमने जो टर्म अभी टर्म यूज की थी उसमें इसको हमने T1 कहा था, इसको हमने T2 कहा था, ठीक है। सो यू कैन इमेजिन दिस। यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू लगाया, इक्वल टू लगाने का मतलब क्या है, ये वैल्यू रिपीट हो सकती है, ठीक। अच्छा, अब एक और बड़ी जरूरी बात, ये कुछ प्रॉपर्टीज है और प्रॉपर्टीज आपको बता देता हूं। अच्छा, एक सो लेट्स रीड ऑल दी प्रॉपर्टीज। हर नोड पे एक प्रॉपर्टीज हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। x डॉट n द नंबर ऑफ कीज करंटली स्टोर्ड इन x। क्या मतलब, हम क्या रहे, ये मैं एक्चुअली ये क्या कर रहा है, ये नोड की इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो व्हाट इज x डॉट n? x डॉट n इज टेलिंग मी कि इस नोड के अंदर कितनी कीज असल में पड़ी हुई है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वाले की बात करूं, तो इसकी बात करूं, तो इसके x डॉट n में क्या पड़ा हुआ, सॉरी कितनी वैल्यूज पड़ी है, ओनली 1 वैल्यू, है ना। इसके x डॉट n में क्या होगा, इसके x डॉट n में क्या होगा, राइट। जी, उसके बाद कहता है जितना n होता है उतनी कीज होती है, ठीक है। और फिर है क्या, एक इंफॉर्मेशन पड़ी होती है x डॉट लीव। लीव का मतलब क्या होगा, कि इसके नीचे ब्रांचेस हैं या नहीं। अगर ये लीफ का बूल ट्रू होगा तो मतलब क्या है,
कि ये इसके नीचे मजीद ब्रांचें नहीं जा रही। ठीक, अगर ये लीफ नहीं है तो एक बात ऑब्वियस है। क्या ऑब्वियस है? इसके अंदर n एंट्रीज है तो इसके नीचे n+1 क्या होंगे? ब्रांचेस होंगे। ये बात करेक्ट है। ठीक है, सॉरी नहीं, कोई भी ट्री, ठीक है, फुल ट्री के केस में तो ये जो n होता है वो k के बराबर होता है। ठीक है, यहां पर है अगर n वैल्यूज पड़ी है तो ब्रांचेस जो होगी उसकी n+1 ब्रांच होगी। ये बात समझ आई? ऐसा नहीं। अच्छा, इसके अंदर सबसे मजेदार बात यह है कि जब हम ट्री बनाने जा रहे हैं ना, इट्स परफेक्टली बैलेंस्ड। परफेक्टली बैलेंस क्या होता है? मतलब किसी भी जगह पे आप हाइट का डिफरेंस लेंगे जीरो आएगा। जीरो आएगा, जीरो। ठीक है, बैलेंस है, परफेक्टली बैलेंस। परफेक्टली बैलेंस का मतलब है कि जो ब्रांचेस के दरमियान में हर एक में जीरो जीरो गैप आए। ठीक है। अच्छा, अब एक और बड़ी जरूरी बात, इंटरनल नोड्स के लिए से पूरी की पूरी बात की है, ये आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, ये पढ़े जिससे आपको पता लग जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऑल लीव्स एट द सेम टाइम। क्या मतलब? मतलब है कि रूट से वहां तक का जो डिस्टेंस है वो सेम है। इसका मतलब क्या है? कि हाइट बैलेंस्ड है, कंप्लीट परफेक्टली बैलेंस्ड। ठीक है, सबर 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 सब। ठीक है, अब बहुत जरूरी बात, इंटरनल नोड्स के लिए एक बड़ी खूबसूरत प्रॉपर्टी होती है। वो होती है कि एक होती है उसकी मिन डिग्री। और मिन डिग्री का मतलब यह है कि ये प्रॉपर्टी आपको बनाने से पहले बतानी पड़ती है। अच्छा, मिन प्रॉपर्टी क्या होती है? मिन प्रॉपर्टी ये होती है, ये पढ़े, कह रहा है एवरी नोड अदर देन द रूट मस्ट हैव एट लीस्ट t-1 कीज। ओके, यानी t इज अ पैरामीटर जिसके बारे में वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अगर t पैरामीटर आपको सेट करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद वो कहता है अगर t पैरामीटर सेट आपने कर दिया है तो कह रहा है रूट को छोड़ दे, रूट के ऊपर फ्रीडम है आपको। ठीक है, रूट के अलावा तमाम नोड्स के ऊपर एक प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। क्या? कि हर नोड के अंदर नंबर ऑफ कीज जो पड़ी होगी ना वो एटलीस्ट t-1 पड़ी होगी। इसका मतलब क्या है? अगर वो लीफ नहीं है तो उसकी ब्रांचेस कितनी होंगी? उसकी ब्रांचेस एटलीस्ट कितनी होगी? टी जरूर होगी। ये बात समझ? ये बात सुने, मेरी बहुत जबरदस्त मैंने बात की है कि इसका मतलब क्या है। पहले नोड को तो छोड़ दे, पहले नोड के बारे में कोई उसने डिस्टिंक्शन नहीं दिलाई, लेकिन उसने एक बात की है कि जो मेरे इंटरनल नोड्स हैं, हर इंटरनल नोड पे एटलीस्ट कितनी वैल्यूज होनी चाहिए? t-1 वैल्यूज होनी चाहिए। जिसका मतलब है हर एक की जो नंबर ऑफ ब्रांचेस होंगी वो एटलीस्ट कितनी होंगी? t ब्रांचेस होंगी। ये बात समझ? t ब्रांचेस। ठीक है, पता नहीं कैसे अंग्रेजी लिखता हूं मैं, बट क्या है? ठीक है, t ब्रांचेस हो। ओके, इसका इमीडिएटली एक इंपैक्ट है। कैन यू टेल मी कि इस ट्री की मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? अगर n नोड्स हैं तो इस ट्री की मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है? लॉग क्या? लॉग बेस t है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हर एक की जो ब्रांच है वो एटलीस्ट t तो है। ये बात समझ? ठीक है, एंड दैट्स अ मास्टर स्ट्रोक। ओके, ये बात समझ? और मैं आपको मजे की बात बताता हूं, और मजे की बात यह है हम कोशिश करते हैं कि ये जो t है वो b के बराबर हो। व्हाट इज b? ब्लॉक साइज। सो दिस एक्चुअली is recommended to be log base b है। ये बात समझ? Does it make sense? ठीक है? Which is huge. Okay? ठीक होगी बात? चलें जी। और क्या जरूरी बात है? एक और बहुत खूबसूरत बात उसने की है, कह रहा है एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट t-1 वैल्यूज होनी चाहिए। साथ में एक और बात भी कह देता है कि एट मोस्ट कितनी वैल्यूज हो सकती हैं?
से उसी t का डबल -1, 2t -1। मतलब क्या है कि हर नोड की जो वैल्यूज हो सकती हैं वो कितनी हो सकती है, हर नोड की रूट को छोड़ के उसकी वैल्यूज t-1 से कितनी हो सकती हैं, 2t-1 तक हो सकती है। ये बात समझ आई? ठीक है, ये बात समझ आई? यू शुड अंडरस्टैंड। ओके, ऑलराइट, सो फार सो गुड, सो फार सो गुड। ठीक है, गुड। और ऑफ कोर्स t की वैल्यू अगर मैं 2 ले लूं, ठीक है, t की वैल्यू 2 ले लूं तो ये बेसिकली जो पहला ट्री बनता है उसे कहते हैं 2 3 4 ट्री। 2 3 4 ट्री का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो वैल्यूज हो सकती हैं, t की वैल्यू 2 लेंगे तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 3, और ब्रांचेस कितनी हो सकती है, 4। ये सही, ठीक है। तो व्हाट इज 2 3 4 ट्री? 2 3 4 ट्री इज कि इसके अंदर जो मिनिमम वैल्यूज होंगी वो 1 होगी, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो ब्रांचेस हो सकती हैं वो कितनी होंगी, वो या तो 2 ब्रांचेस होंगी, या 3 ब्रांचेस होंगी, या 4 ब्रांचेस होंगी। Does it make sense? That kind of tree is called 2 3 4 tree. Okay? Does it make sense? ठीक है, so far so good। इसके बाद आपकी क्लास है नहीं? चले यार, मैं कुछ चीजें ना थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूं क्योंकि हमें रूम नहीं मिला। ओके, सो लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन थिंग्स। ओके, अभी मैं ना 2 3 ट्री 4 ट्री के बारे में बताता हूँ, ठीक है, उसकी इंसर्शन कैसे होती है, डिवीजन वगैरह कैसे होती है, और फिर मैं विल गोइंग टू टॉक अबाउट, अगर टाइम मिलेगा तो बी ट्री के बारे में देख लेंगे। बी ट्री में भी जनरली वही आइडियाज यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा, आइडिया क्या है? आइडिया ये है, लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट 2 3 4 ट्री। 2 3 4 ट्री का मतलब है कि इसके अंदर कितने नोड हो सकते हैं, मैक्सिमम 1 से 3। इसका मतलब है पहला नोड बनेगा ये, ठीक है जी, मुझे कोई वैल्यूज इंसर्ट करनी 4। सो लेट्स से पहली वैल्यू इंसर्ट की हमने 4 की, 4 यहाँ इंसर्ट होगा, ठीक है, हाँ, जितने मर्जी कर, बड़े नहीं कर। लेट्स से नेक्स्ट वैल्यू हमने कह दी, लेट्स से 200, तो 200 हमने यहाँ कर दी। उसके बाद हमने कह दी 1। जब 1 करेंगे तो रूट के ऊपर वो जाता है, और रूट क्योंकि लीफ है तो इन सबको शिफ्ट कर देता है। मतलब ये कि ये बन जाता है, ये प्लीज मुझे मेरी हेल्प करें, ये 4 200 शिफ्ट हो जाएंगे, 4 इधर हो गया, 200 इधर हो गया, और 1 इधर हो गया। अच्छा, मुझे एक बात बताएं प्लीज, मेरी बात सुनो। इमेजिन करें कि ये जो नोड पड़ा हुआ है हार्ड डिस्क पे पड़ा हुआ है, ठीक है, जो रूट है वो तो रैम में पड़ी हुई है, ठीक है, लेकिन रूट ऑफ कोर्स हार्ड डिस्क पे भी पड़ी होती है, ठीक है। तो रूट क्योंकि लीव था तो हम क्या करेंगे, हम इसी में इंसर्ट करेंगे, ठीक है, शिफ्ट जो भी करनी है कर दी, ठीक है, और जाके साथ ही इसको हार्ड डिस्क पे भी राइट कर देंगे, ठीक है। इसको जाके एडिट करने के बाद हमने हार्ड डिस्क पे जाके राइट कर दिया, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, अब हमने अगली वैल्यू इंसर्ट की, लेट्स से अगली वैल्यू हमने 100 दी। अब 100 वैल्यू तो इसके अंदर नहीं आ सकती, ठीक है, 100 आनी चाहिए पोटेंशियली इधर, है ना। अब जब नहीं आ सकती वैल्यू तो ये स्प्लिट होता है, ओके। और स्प्लिट कैसे होता है, तो तस्वीर मैं आपके सामने बना रहा हूं। एक्चुअली कुछ इस तरह की तस्वीर होती है, क्या, इन चारों वैल्यूज को सॉर्ट करें, 1 4 100 एंड 200, ठीक है। उनमें से पहली 2 वैल्यूज को यहां पे रखें, यानी 1 और 4। जो मिडल वाली वैल्यू है उसको ऊपर ले जाएं, जो क्या है बेटा 100, और जो ये वाली वैल्यू है 200 वो यहां पर आ गई। ये इसकी लेफ्ट ब्रांच हो जाएगी, ये इसकी राइट ब्रांच। अगेन लिसन,
क्या हमारी 2 3 4 प्रॉपर्टी वायलेट हुई है? क्या हमारी 2 3 प्रॉपर्टी वायलेट हुई है? 2 3 4 प्रॉपर्टी क्या कहती है? हर नोड में एटलीस्ट एक एलिमेंट होना चाहिए। ये बात सुना? एटलीस्ट एक एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है? जो क्या है, वो जो ऑर्डर है वो मेंटेन है, ठीक है? अच्छा, अब अगली वाली बात करते हैं जी। क्या करें? लेट्स से हमने कोई और वैल्यू इंसर्ट कर दी, सॉरी 2 इंसर्ट कर लिया, 2 किधर होना चाहिए जी? इधर गए, इन दोनों को शिफ्ट किया, 4 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, सब 1 2 इंसर्ट किया, 2 इधर आ गया और 1 इधर। ये बात ना, नेक्स्ट वैल्यू इंसर्ट करते हैं, चले गए। अब मजेदार बात, लेट्स से कि मैंने इंसर्ट किया 5, अब 5 किधर आना चाहिए? 5 आना चाहिए कहीं यहां पे जाके, है ना? ऐसे ही है, लेकिन ये फुल हो गया। फुल होने का मतलब क्या है? बेसिकली ये होगा कि ये स्प्लिट होगा। स्प्लिट कैसे होगा? स्प्लिट ऐसे होगा, ये देखें, यहां पे आ जाएगा 1 और 2, यहां हो जाएगा क्या 5 और 4 ने ऊपर जाना है। अच्छा, ऊपर देखिए, ऊपर वाला नोड कितने नोड है? 1 नोड है, ठीक है? और जो नीचे से आने वाली वैल्यू है वो उसको आगे पुश करेगी, विच मीन्स क्या होगा? ये देखिए, गौर से देखिए मेरी बात जी। कौन सी वैल्यू है जो ऊपर जानी है? वो वैल्यू है 4 ऊपर जानी है, और बाद में इसके लेफ्ट पे ये होना है और राइट पे ये होना है। ये बात समझ आई? एंड नाउ लुक एट दिस, ये तो सफा 80 से मिट जाना है, ठीक है? इसका जो लेफ्ट, ये ऊपर आया, ठीक है? ये जब ऊपर आएगा तो ये 4 ने एक्चुअली यहां इंसर्ट होना है, तो 100 आगे जाएगा, विच मीन्स क्या हो जाएगा जी? अगर मैं इसको तस्वीर में बनाऊं तो एक्चुअली 100 ने यहां आ जाना है, ठीक है? इसकी जो राइट ब्रांच पे पड़ा हुआ था वो यहीं पर ही रहा, ठीक है? और बाद में एक अभी तक जगह खाली पड़ी हुई है इसके अंदर, ठीक है? तो ये हमारा बेसिकली क्या बन गया? नया स्ट्रक्चर बन गया। ये बात समझना है, ठीक है? लेट्स ऐड अनदर वैल्यू। लेट्स से मैं कहता हूं 300 ऐड किया, 300 किधर आएगा? 300 इधर आएगा। लेट्स से 400 ऐड किया, 400 इधर आएगा, ठीक है? अब मैंने 600 ऐड किया, 600 किधर आना चाहिए जी? यहां पे आना चाहिए, लेकिन ये तो स्प्लिट हो रहा है ना? स्प्लिट होने का मतलब क्या है कि 200 और 300 ने यहीं पर आना है, 400 ने ऊपर जाना है, और क्या होना है? सॉरी 600 ने इधर हो जाना है ना? तो मैं अब आपके सामने तस्वीर बना रहा हूं, ये देखें, 600 ने इधर हो जाना है, 200 और 300 ने इधर हो जाना है, और अभी तक एक ब्रांच पड़ी हुई है इसके अंदर, है ना? और इसका जो एक नोड बना जो क्या है, जो 400 है, और बाद ये ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने का मतलब, और यहां पे जगह खाली है, जगह खाली होने का मतलब क्या है कि एक्चुअली यहां पर आ जाएगा, मतलब 400 ने आ जाना है यहां पर, सॉरी 400 ने आ जाना है यहां पर, और ये दोनों ब्रांचेस इसकी क्या हो जाएंगी? लेफ्ट और राइट हो जाएंगी। मतलब इस तस्वीर को मैं दोबारा बनाता हूं नीचे, तो देखो जिस तरह की चीज बनेगी जी। कैन एनीबॉडी हेल्प मी जी? यहां पर आ जाएगा 200 और 300, ठीक है? और यहां क्या हो जाएगा बेटा? यहां हो जाएगा 600, ठीक है? और ये आ जाएगी यहां पे। मुझे बताए हाइट इम्बैलेंस है? नहीं है, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मैंने एक और वैल्यू इंसर्ट कर दी जो कि है लेट्स से 250, किधर आनी चाहिए? ऑफ कोर्स इधर आनी चाहिए। और अब मैंने कह दी 275, क्या होगा? ये होगा स्प्लिट, ओके? ये ऊपर आएगा, ऊपर तो अब 4 हो गई है वैल्यूज, है ना? क्या होगा? वो भी स्प्लिट होगा, और उनमें से एक ऊपर चला जाएगा, और बाकी दोनों जो होंगी वो क्या हो जाएगी? ब्रांचेस बन जाएगी। डज इट मेक सेंस? ठीक है? सो ये जो इंसर्शन का तरीका है, अच्छा मैं आप सवाल है आपसे, ये पोटेंशियली कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे के हर नोड को स्प्लिट मार दे? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। जिस ब्रांच में वो गया है उस ब्रांच की ही वैल्यूज नोड्स को वो स्प्लिट करता हुआ आ सकता है।
So how much time complexity it will take? Log base जितनी भी इसकी हाइट है, ये मेरा पेन किधर गया? मैंने पेन ही रखा था। Yeah. So how much time it will take for insertion? Log base t हाँ कितना? जितनी भी मेरी वैल्यूज है। Does it make sense? That's the height. So और बाद में एक बात सुन लें, जब भी हम इंसर्शन करते हुए आते हैं, ठीक है, इसकी आया कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? जिस नोड को वो एडिट करता हुआ आता है, उस नोड को वो दोबारा से क्या करता होता है? हार्ड डिस्क पे डंप करता है। सो वो नोड्स को एक्सेस करता है, और जो जिन नोड्स को उसने तब्दील किया है, उसको वो दोबारा कहता है इसको लेके हार्ड डिस्क पे ऐड करो, इसको लेके हार्ड डिस्क पे ऐड करो, इसको लेके हार्ड डिस्क पे। ये बात सुने? ठीक है? I hope everybody understand this. So let me show you the time complexity of so ये आपने डिस्कशन की हुई है हाइट ऑफ द बी ट्री के ऊपर। ये आई थिंक आपको पता लग गई होगी। एक्चुअली log base t n plus 1 divided by 2, ये भी आप आराम से प्रूव कर सकते हैं, read from the book. ओके जी, बेसिक ऑपरेशंस रीड राइट हमने देख लिया जी। सर्चिंग कैसे करेंगे ये देखें जी। सो लुक एट दिस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सर्च कैसे करेंगे बाइनरी ट्री के अंदर, बी ट्री के अंदर। ओके सो लुक एट दिस, मैंने इस ट्री के अंदर इस के वैल्यू को सर्च करना है, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे होगा। वो कहता है अच्छा जी मैं एक काम करता हूं, मैंने एक लूप लगाया, आई को वैल्यू को मैंने 0 से इनिशियलाइज किया, और हमने कहा ऐसा करो जो भी मेरा एक्स है, एक्स ऑफ रैम, बाय द वे ये एक्स जो है वो रैम में लोडेड है, ठीक है, और ये नोड है, तो मैं करूंगा, मैं आई जब तक मेरा लेस देन एन तक है तब तक हम देखते हैं जी, जब तक आगे चलते जाओ तब तक कि जो की वैल्यू पड़ी हुई है वो छोटी है इस की से। ऐसे होना चाहिए ना, मतलब है कि इमेजिन करें कि ये एक डेटा पड़ा हुआ था, यहाँ पे 1 2 3 4 पड़ा हुआ था, और आगे जाके 49 आता है, और यहाँ जाके लेट से 55 आता है, और मैंने 50 सर्च करना है, तो क्या होना चाहिए? ये यहाँ से चलता जाए चलता जाए चलता जाए चलता जाए चलता जाए, यहाँ पे जैसे उसको ऐसी वैल्यू मिले जो कि इक्वल टू हो या क्या हो, या ग्रेटर हो, तो उधर रुक जाना चाहिए। ये बात सुने, जिस इंडेक्स में वो रुकेगा तो चेक कर लो कि कहीं वो इक्वल तो नहीं है। अगर इक्वल टू है तो यही इसका आंसर है, मतलब ये कि हमें वो नोड मिल गया। ये बात सुनाई, क्योंकि एक्चुअली थी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, थी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नोड रिटर्न करे और रिटर्न करेंगे इस नोड पे किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, तो इसने दो वैल्यू रिटर्न की है, वो नोड और इस इंडेक्स पे ये वैल्यू पड़ी हुई है। ये बात सुनाई। अच्छा, अगर वो नहीं होता तो इसका मतलब क्या है? चेक करें क्या वो लीफ तो नहीं है। अगर वो लीफ है तो क्या करेगा? उसके आगे तो ब्रांचेस जाएंगे नहीं, तो वहां से वो क्या करेगा? रिटर्न कर देगा। अदरवाइज वो काम करेगा, वो कहता है ऐसा करें जो इसके चिल्ड्रन पड़े हुए ना उसमें आईएस चिल्ड्रन उठा ले। क्यों? क्योंकि एक्चुअली इसको इस ब्रांच में जाना है, तो अगर ये आईएथ इंडेक्स है तो ये कौन सी, देखो ना ये यहां से चाइल्ड शुरू होते हैं, ठीक है, तो ये अगर आईएथ इंडेक्स है तो ये वाला चाइल्ड कौन सा होगा? ये भी आईएथ चाइल्ड होगा। ये बात सुन रहे है ना? और उस ब्रांच में बैठे जाओ जाके इसको ढूंढो, मतलब दोबारा से रिकर्सिवली कॉल करो, लेकिन उससे पहले क्या करो? डिसराइड कर लो। ये बात सुनाई? क्यों? क्योंकि वो तो रैम में लोडेड नहीं है भाई, तो तुम्हें इस चाइल्ड को क्या करना पड़ेगा? रीड करना पड़ेगा, और रीड करने के बाद उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? हमारे से तो यू हैव टू फर्स्ट लोड इट इनटू मेमोरी एंड देन से ओके जाओ आप इसके अंदर रीड करने जाओ, ठीक है। आप देख रहे चीजें कितनी खूबसूरत हो गई, दिस इज नॉट इजी। हमें हालांकि बड़ी बातें नहीं है, लेकिन दे आर द सम सटल पॉइंट्स कितना खूबसूरती से इस बुक ने एक्सप्लेन, ठीक है। तो फर्स्ट यू हैव टू लोड इट एंड से ओके जी आप इस 3 मिनट नॉट लाइक सर्च, ठीक है जी। सर ये जो आपने मान लूप लगाया और एक का इंक्रीमेंट करने तो इसकी जगह जो आप सारी चीज को चेक करना, हां, तो पहले बाहर से चेक कर ले, बट it doesn't matter. क्यों? Because the actual cost is this access. This comes for free. देखिए, एक नोड के अंदर जितनी भी आप ट्रैवर्सल कर रहे हैं ना, वो अगर रैम में लोडेड है तो वो ओवर फ्री मिल रही है। एक्चुअली O of 1 ऑपरेशन है,
तो दिस ये जो वाइल लूप लग रहा है ना, ये वो 1 होगा। क्यों? क्योंकि दिस इज फ्री, कोई मसला नहीं, जो मर्जी करो, क्योंकि जो मेन मसला है वो है आयो एक्सेस का। जी आप कुछ कह रहे थे? सर ये जब हम करते लोड करते हैं तो पॉइंट हमारा सारा खत्म हो गया, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं 1 टेराबाइट का डाटा जो है उसमें से कोई वैल्यू सर्च कर रहा हूँ, तो मैंने पहले एक नोड जो है वो मेमोरी में लोड किया। पहला जो उस बाइनरी ट्री का, उस बी ट्री का जो रूट है वो पहले ही रैम में लोडेड है, ठीक है। अब मैं कहूंगा हाँ भाई बताओ ये कौन सी ब्रांच में है, वो बहुत सारी ब्रांच में है, वहां से मुझे डिटरमिन होता है कि ये देखो ये कौन सी ब्रांच है, ये वाली ब्रांच है, चलो इस वहां चलो। वो वाली ब्रांच में जब वो जाएगा तो सारा डाटा रैम में आएगा, सारा डेटा नहीं लैब में आएगा, वो एक नोड रैम में आएगा, वो उसके करस्पॉन्डिंग जो नोड बनता है वो वाला नोड रैम में, पूरा डेटा नोड में आता है। नहीं, रूट हमेशा अलग रहता है, तो इसलिए एक ब्लॉक है ना, तो 2 ब्लॉक यूजुअली रहते हैं, एक रूट तो हमेशा रहता है और एक और होता है जो कि इसके ऊपर प्रोसेसिंग कर रहा होता है। आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट दिस। जी जो आप कहते हैं कि प्लीज लिसन। हर एडिशन के बाद वो कहते हैं पूरे दोबारा जाके इसके ऊपर कहते हैं राइट करते हैं, तो इसमें हाँ भाई वो मैं इंसर्ट दिखाने लगा, ठीक है। ऑलराइट, सो वी आर डन विद सर्चिंग। आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट कि हम सर्चिंग कैसे कर रहे हैं। अब हम करते हैं बात किसकी, हम करते हैं, चलो ये तो सिंपल सा किया हुआ, ट्री क्रिएट कैसे करते हैं, कैसे करेंगे। एक नोड, एक एलोकेट नोड का फंक्शन बना लेते हैं, वो नोड क्रिएट करता है, उसको डॉट एक्स डॉट लीव कर देते हैं, वो ट्रू करते हैं, और कहते हैं एक्स डॉट एन इज इक्वल टू 0 0 क्यों, तो वेरिएबल ऐड नहीं हुआ, और हम कहते हैं इसको इसको राइट कर, ये इस एक्स को राइट, ठीक है। और इसका x डॉट रूट को p डॉट रूट को क्या कहते हैं, x, तो ये जो है ना ये हमारा रूट है, और ठीक है। ओके, अब आ रहे हैं इंसर्टिंग ए की इनटू ए बाइनरी ट्री, बी ट्री। ओके, लुक एट दिस, प्लीज अंडरस्टैंड कि हम क्या करने जा रहे हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है उसका नाम है स्प्लिट चाइल्ड। स्प्लिट चाइल्ड का मतलब क्या होता है? स्प्लिट चाइल्ड का मतलब ये होता है कि मैंने इस x नोड को स्प्लिट करना है 2 हिस्सों में, किस इंडेक्स से ith इंडेक्स पे स्प्लिट करना। तो मेरा ख्याल में इसमें ये होगा कि वो i-1 तक सारे एक जगह रखेगा, i को उसका रूट बनाएगा, और जो बाकी i+1 से आगे n तक वैल्यूज हैं वो क्या करेगा, उनको एक अलग नोड बनाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली इस तरह की होनी चाहिए। तो डू यू एग्री इस एक स्प्लिट के नतीजे में कितने नोड बनने चाहिए? 3 नोड बनने चाहिए। एक नोड को स्प्लिट करेंगे तो 3 नोड बनेंगे, एक लेफ्ट, एक राइट, एक पेरेंट। ओके, और आखिरी लाइन देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। तीनों को क्या कर दो, ओवरराइट कर दो। डजंट मेक सेंस? ठीक है, आम ऊपर चलते हैं, इधर आ गए। तो वो क्या करता है, वो कहता है भाई ऐसा करें, x डॉट ci खाता है फुल नोड टू स्प्लिट। ओके, ये क्या कर रहा है, x को मैंने स्प्लिट करना है और ith पे स्प्लिट करना है, ठीक है। ये हाँ? अच्छा ठीक है, वो वाली सब ट्री ढूंढ लिया। फुल नोड को स्प्लिट किया कि जहां मैंने इंसर्ट करा ये फुल है। यहाँ प्लीज खामोश 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 खामोश, तो मैं इधर ही खड़ा हूँ, ठीक। जी z इज इक्वल टू से एक नया एलोकेट किया। अच्छा एक मिनट, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। ये नया नोड क्यों नहीं जरूरत? नहीं वो तो ये कह रहे हैं ये रैंडम पे नोड इक्वल टू हाफ ऑफ एक मिनट, फुल नोड टू स्प्लिट। अच्छा ये पहले से ढूंढ लो। x डॉट चाइल्ड, x डॉट ci इसको उसने y कहा, z इज इक्वल टू ये कहा, z डॉट लीफ इज इक्वल टू y डॉट लीफ, और z डॉट n इज इक्वल टू t माइनस 1। एक मिनट, साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज। अच्छा उसने एक पहला नया नोड बनाया z, और उसने कहा है कि लेट्स से ये मेरा एक नोड था जो फुल हुआ है। ओके,
अब जब मैं इसको स्प्लिट करने लगा हूं तो डू यू एग्री कि जो ये नया नोड बनेगा जिसके अंदर वो इसकी t-1 एंट्रीज, जो पहली t-1 एंट्रीज है उसे इस पे कॉपी करनी, ठीक है। अब अगर ये इंटरमीडिएट नोड है जो फुल हुआ है, इंटरमीडिएट नोड मतलब क्या है? बीच में है और फुल हो गया। बीच में हो गया, फुल कब होगा भला? नीचे से ऊपर कोई नोड आया और उसने उसको फुल किया हुआ है ना। उस केस में जो मेरा नया नोड बन रहा है वो भी मेरा लीफ नहीं है, ओके। तो क्या होना चाहिए? वो कहता है मैंने जी बनाया, उसमें मैंने उसकी जो कीज हैं कॉपीज की, कहां तक कॉपी की? पहली t-1 वैल्यूज जो है उसमें कॉपी कर, ओके। उसके बाद वो कहता है कि अगर मेरा y डॉट लीफ चाइल्ड नहीं है तो मुझे उसके सारे चिल्ड्रन भी कॉपी करने हैं। तो ये इसने बेसिकली क्या किया है, अगर वो लीफ नहीं है तो वो 1 से लेकर t तक जितनी भी ब्रांचेज हैं वो उठा के उसे कॉपी करता है। ये बात है ना, ठीक है। z डॉट सी जे इज इक्वल टू, बिल्कुल ठीक है। तो पहली t चिल्ड्रन जो है वो उसमें कॉपी कर देता है, ठीक है। उसके बाद वो क्या कहता है, वो कहता है y डॉट n इज इक्वल टू t-1। ये क्योंकि हाँ मेरा टोटल कितने है मेरे पास? टोटल है ना 2t, टोटल है मेरे पास कितने? 2t-1 है ना। और एक मिनट प्लीज बात सुने। कैन आई राइट दिस थिंग एज 2 टाइम्स, प्लीज ये देखें, 2t-2 + 1, ऐसे कैसे तो ना मैं, तो कैन आई से दिस इज 2 टाइम्स t-1 + 1, ठीक है। तो बेसिकली वो कार्य मेरे सामने ये रहा है कि जो दोनों नोड बनते हैं दोनों t-1 सच करते हैं और जो एक होता है वो ऊपर जाता है, ठीक है। तो वो बेसिकली से ये वाला काम बेसिकली वही किया हुआ है, बाकी जो है वो उसमें जिसको वो स्प्लिट कर रहा है उसमें कॉपी कर रहा है और उनके चिल्ड्रन बारी बारी कॉपी करता है, ठीक है। और फिर वो क्या करता है, वो बेसिकली तो मेरा सवाल सिर्फ एक है, वो ये कि इसको 2 नोड नहीं बनाने चाहिए? जो नोट पहले बनाना था उसको यूज करना है। हाँ जो नोट पहले बनाना था उसको यूज करना है। वो पहले है तो लीव यूज करना है। नहीं मतलब मैं अच्छा देख लेते हैं। अच्छा एक काम करते हैं ना, ये पहले इंसर्ट का फंक्शन देखते हैं कैसे करते हैं। तो अच्छा बाद में ये देखें, लेट्स से कि वो कहता है ये मेरा एक्स है, प्लीज बात सुनो। और हमने कहा कि इस जगह पे पड़ा हुआ पहले वो चाइल्ड उठाता है, ओके। तो स्प्लिट होना है ना इसमें, मतलब ये कि हम जब भी इंसर्ट करने को कहते हैं तो इंसर्ट, सो मैंने आपको एक बात थोड़ी सी गलत बता दी थी। हम जब स्प्लिट करने को कहते हैं तो हम कहते हैं जो स्प्लिट, यही नोड को स्प्लिट करना है, ठीक है ना। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम पेरेंट से कॉल भेजेंगे कि तुम ये वाला अपना जो चाइल्ड है इसको स्प्लिट करो। सो दैट्स द डिफरेंस, ओके। इसमें ये वाला केस होता है कि हमारा जो पेरेंट है वही खुद होता है, पेरेंट को अलाउ बॉडी करता है। हाँ वो फिर वो पेरेंट को कॉल करेगा ना, वो उस पर कॉल करेगा, ठीक है। अच्छा बेसिकली प्लीज बात सुनिए। तो वो कहता क्या है कि मैंने टी और के वैल्यू मैंने इंसर्ट करनी है, तो वो कहता है हाँ भाई ये ना कहते हैं प्रीएम्प्टिव स्प्लिट। और वो क्या करता है, अच्छा ये मैंने तुम्हें नहीं बताया, और वो ये है कि ना कि सो लुक एट दिस। हम क्या करते हैं, जब हम ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं ना तो हम एक काम करते आते हैं यार, 2 मिनट रहते हैं यार, प्लीज 2 मिनट, 2 मिनट देते हैं, ठीक है। 2 मिनट अच्छा प्लीज बात सुने। एक छोटी सी बात, और वो ये जो कोड लिखा है ना, इस कोड में एक छोटी सी चीज चेंज, और वो छोटी सी चेंज पता क्या होता है, इसका मास्टर नहीं है वो बेसिक जामसाना का हुआ देख फील कि हमारे लोग डाउन ये तो ऐसा अच्छा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उसका जिम्मेदारी कि उसको क्लास से 2-3 मिनट पहले चीज रखें। अरे ये एक छोटी चीज से किया ना, क्या करता है, कहता है कि ना ऐसे करते हैं। एक तरीका बेटा ये होता है कि ये हो सकता है कि जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो नीचे स्प्लिट करता है, फिर वो ऊपर आता है ना। अब हो सकता है ऊपर के केस में दोबारा से उसको स्प्लिट करना पड़े, ठीक।
तो होता है, और फिर एक दफा ये स्प्लिट करें, फिर ऊपर से आते हो सकता है उसको रूट तक इवन स्प्लिट करना पड़े। अच्छा, इसमें ये जो इंसेशन इसने किया ना, ये बड़ी खूबसूरत इंसेशन कराती है। दिस इज कॉल्ड प्रीएम्प्टिव स्प्लिट। और इसमें वो करता क्या है कि जब वो ऊपर से नीचे आ रहा होता है ना, तो वो देखता है जिस नोड के ऊपर वो है, अगर उसके अंदर पहले ही 2t-1 एलिमेंट है, तो वो क्या करता है, चलो भाई इसको स्प्लिट मार दे। हाँ, फिल होने से पहले स्प्लिट मार दे। क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि अब जब ऊपर से एलिमेंट आएगा, नीचे से जब एलिमेंट ऊपर आएगा, तो ऊपर हमें पता है कि दोबारा स्प्लिट नहीं होगी, स्पेस क्या है? सिर्फ शिफ्टिंग ही होगी। ये बात समझ? जो फिल होगा, जो फिल हो चुके हैं वो स्प्लिट करते हैं। हाँ, नहीं, उस पाथ के ऊपर जो जो फिल हुआ है उसको स्प्लिट मार, ठीक है? यानी वो आता है जिस पे आ रहा है, अच्छा ये कहीं 2t-1 साइज तो नहीं है इसको तो स्प्लिट मारना पहले। या प्लीज बात सुने। जब हम इंसर्ट करके ऊपर आएंगे तो ऊपर जगह होगी, और उस केस में क्या होगा, हम सिर्फ उसको वहां पे शिफ्ट करेंगे, हमारा मामला खत्म। अगर हम लीफ पे हैं और लीफ पे हमको फिल ना होगा, जब इंसर्ट कर सकते हैं, हाँ। उसमें जरूरत पड़ेगी, उस केस में हम ऊपर स्प्लिट कर। अच्छा, लेट्स टेक अदर क्वेश्चंस लेटर, ठीक है? थैंक यू सो मच जी।